देखो अब आज क्या है कि अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है, जिसकी हेडिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। इसको स्टडी करेंगे, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखें, हेडिंग मैंने लिखी, सबसे पहले हेडिंग लिखी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम। तो आप सबसे पहले देखें क्या है प्रेशर का। अगर आपने इक्विलिब्रियम पे प्रेशर चेंज किया, आपने वॉल्यूम चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो क्या इफेक्ट आएगा, इसी को अपन बोलते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, तो इसी हेडिंग को अपन ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इक्विलिब्रियम if concentration, volume, pressure or temperature are changed, इसमें से किसी को भी चेंज करते हैं, then reaction goes in the direction so that reaction can oppose these changes। दो, ये तो इसका स्टेटमेंट है। अगर अपन क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन को, वॉल्यूम को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, दोनों को एक साथ किसी एक को चेंज करते हैं, तो रिएक्शन क्या करेगी, ये जो चेंज का अपोज किया है, ठीक है, चेंज किया है, इसको अपोज करेगी, उसी हिसाब से रिएक्शन जाएगी। इसका मीनिंग समझते हैं। और मेनली क्या होता है, अगर आप रीजन की बात करेंगे कि ये सब क्यों होता है, तो रीजन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर कांस्टेंट। देखो, मान लो A से B कोई रिएक्शन है, ठीक है, Kc की वैल्यू क्या होगी, B/A। ये कौन सी कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम की। अब मान लो आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे B और डाल दिया, B बढ़ गया, Kc बढ़ जाएगा, पर Kc बढ़ना नहीं चाहिए। Kc वापस कब कम होगा, B तो बढ़ चुका है, जब B कम होगा और A बढ़ेगा, तो A को बढ़ाने के लिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। तो अपन कहेंगे अगर आपने B को बढ़ा दिया, तो बहुत आसान सा जो इसका स्टेटमेंट है कि B वापस कम कैसे होगा, जब रिएक्शन किस में जाएगी, बैकवर्ड में। मैं आपको बताता हूँ, इसको शॉर्ट ट्रिक से अपन करेंगे, ठीक है, और बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक है। आप फाइनली पाओगे कि सर ये तो बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक है। तो अपन बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक के। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले प्लस P प्रेशर की एक टर्म है, इज एडेड एट द साइड वेयर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स आर हायर। जहां गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां पर आप प्लस P का एडिशन कर दें। प्लस V is added opposite to plus P। दूसरा काम ये करें। तीसरा, प्लस E is added according to endothermic and exothermic reaction। जैसे मान लो A प्लस B से आपको दे रखा है C, डेल्टा H आपको पॉजिटिव दे रखा है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एनर्जी प्लस ई इस तरफ आ जाएगा।
और एक्सोथर्मिक होगी तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा, आप प्लस पी प्लस वी और प्लस वी का एडिशन करना है। आपको मेरी सारी बात क्वेश्चन से समझ में आएगी। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें शॉर्ट ट्रिक इतनी सी है कि जो भी आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंक्रीज क्या है, आप तो यूं मान के चलो, आपके पास जैसे रुपीज है, अगर रुपीज बढ़ गए तो आपकी उसकी खर्च करने की टेंडेंसी होगी, पर खर्च अपने को सही डायरेक्शन में करना है। कौन सी डायरेक्शन में करना है? इक्विलिब्रियम पर। तो अपन कहेंगे कि भाई ये इंक्रीजिंग है तो दूर जाना है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जाना है? इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन। देखो जो मैंने बोला है वो लिटरली बहुत आसान है, आपको एग्जांपल से बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद पांचवी बात करें अपन, तो क्योंकि केपी और केसी में क्या है, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आते नहीं है, तो देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्योर सॉलिड and pure liquid at equilibrium। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को कम ज्यादा करने से इक्विलिब्रियम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अपन देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास, गिव द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपको रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2, इससे दे रखा है 2NH3, डेल्टा H दे रखा है नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन में ये है, N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, H2 की कंसंट्रेशन को घटा दिया, NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, फिर आपको दे रखा है D दे रखा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, E दे रखा है, प्रेशर घटा दिया, F दे रखा है, वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक। इनका इम्पैक्ट बताना है कि रिएक्शन पे क्या पड़ेगा। तो ये आपको कहा है N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट आएगा। मैंने एक डमी रिएक्शन लिखी, आप ध्यान देना, N2 प्लस 3H2, इससे लिखा 2NH3। सबसे पहले आप देखो, अब ध्यान से समझो, 1 और 3 गैसियस मॉलिक्यूल है, तो प्लस पी तो मेरे पास यहां आ गया, इसके ठीक अपोजिट क्या आ गया? प्लस वी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्लस ई यहां पर आ जाएगा। पहले आप ये देख लें, मैं रिपीट करता हूं कि प्लस पी प्लस वी और प्लस ई कहां लगा? 1 और 3 गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा है, प्लस पी, ठीक अपोजिट प्लस वी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलेगी तो प्लस ई। अब ध्यान दो भाई, आप तो एक काम करो, सबकी कंसंट्रेशन बढ़ाने का इंपैक्ट देख लो। अगर इन सबको इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम साइड में जाना है, इन सबको इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। अब आपको जवाब देना है, आपने ऐसा बना लिया, N2 को बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। आपने H2 अगर बढ़ाते तो फॉरवर्ड में जाती, घटा रहे हैं तो किस में जाएगी? बैकवर्ड में। NH3 को बढ़ा रहे हैं तो किधर जाएगी? बैकवर्ड में जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगी? बैकवर्ड में। प्रेशर अगर बढ़ाते तो फॉरवर्ड में जाएंगे, ये बैकवर्ड में। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो किधर जाएंगे? बैकवर्ड में। लिटरली मैं बता रहा हूं, एक ही स्टेप के अंदर अपन इजीली इन क्वेश्चंस का क्या दे सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसान सा है। अगर एक एग्जाम्पल में समझ में नहीं आई बात तो अपन और एग्जाम्पल्स लेते हैं, 2 और लेते हैं, और इसके अलावा ये भी देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो मैंने आपको समझाया वो आपको और एग्जाम्पल, देखो सही तरीका यही होता है समझने का कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन सेकंड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। सेकंड नंबर एग्जाम्पल ये है आपके पास, रिएक्शन PCl5 से PCl3 प्लस Cl2। आपको दे रखा है डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर PCl5 की कंसंट्रेशन कम करेंगे, अगर PCl3 की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, अगर Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, आपसे कहा गया है वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, अगर आपसे कहा गया प्रेशर को बढ़ा देंगे, अगर आपसे कहा गया टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बतानी है। अब ध्यान दो,
मैंने एक डमी रिएक्शन लिख ली, PCl5, इससे लिख लिया PCl3 प्लस Cl2। अब ध्यान देना, देखो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अब अगर पुराने एग्जाम्पल में आपको समझ में नहीं आई ये बात तो इस एग्जाम्पल में देखिए, दो गैसियस मॉलिक्यूल, ये गिवन होगा गैसियस मॉलिक्यूल, इसके लिए आप निश्चिंत रहे। यहां पर एक ही है तो प्लस P जहां ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक अपोजिट प्लस V। रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो प्लस E एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो ये सॉल्यूशन है, प्लस E आ गया। अब आप कुछ नहीं करें, ये जो इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग वाले ये सारे तो फॉरवर्ड में आ जाएंगे, इधर वाले इंक्रीजिंग वाले सारे कहाँ आ जाएंगे? बैकवर्ड में। दूर जाना है अपने को, लेकिन किस तरफ जाना है? इक्विलिब्रियम की तरफ। अब PCl5 को अगर इंक्रीज करते, पहले इंक्रीज वाले कर लेते हैं, PCl3 इंक्रीज बैकवर्ड में जा रही है, Cl2 इंक्रीज बैकवर्ड में जा रही है, वॉल्यूम इंक्रीज फॉरवर्ड में जा रही है, प्रेशर इंक्रीज बैकवर्ड में जा रही है। अच्छा, डिक्रीज वाला कैसे करो? वैसे डिक्रीज की भी शॉर्ट ट्रिक होती है, पर आपको ज्यादा आसान ऐसे ही पड़ेगा। टेम्परेचर क्या है? कम कर रहे हैं, ये रहा टेम्परेचर। अगर बढ़ाते तो कहाँ जाते आप? फॉरवर्ड में। कम कर रहे हैं तो कहाँ जाओगे आप? बैकवर्ड में। PCl5 बढ़ाते तो फॉरवर्ड में, कम कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? बैकवर्ड में। तो बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखें, आप थर्ड आपको दे रखा है CaCO3 सॉलिड, फिर ये दे रखा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। अपन सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में ही सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। डेल्टा H आपको पॉजिटिव दे रखा है, तो एक डमी रिएक्शन लिख ली पहले, CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। आपको केवल देखना क्या है? कौन से मॉलिक्यूल्स देखने हैं? केवल गैसियस, तो प्लस P यहाँ आ जाएगा, प्लस V यहाँ आ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस E यहाँ आ जाएगा। ये सब इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन इधर जाएगी, ये सब इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन इधर जाएगी। पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो सॉलिड है उनका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन में ये बोला गया कि CaCO3 इसकी कंसंट्रेशन को या इसकी ग्राम या मोल को बढ़ा दिया, तो क्या बोलोगे आप? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट। अगर CaO इसको घटा दिया गया या बढ़ा दिया गया, तो भी आप क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं है। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में। वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। या वॉल्यूम कम करेंगे तो वापस बैकवर्ड में। तो बस यही आपको प्लस P प्लस V और प्लस E को आपने अगर सही ऐड कर दिया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं अपन, आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दे रखा है 2A प्लस B, इससे दे रखा है आपको, ये दे रखा है 3C प्लस D। ये सॉलिड दे रखा है, ये आपको ये गैस दे रखा है, ये सॉलिड दे रखा है, ये सॉलिड दे रखा है और ये गैस दे रखा है। डेल्टा H आपको नेगेटिव दे रखा है। यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं, आपको काफी कुछ इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। आपको दे रखा है A की कंसंट्रेशन को अपन बढ़ा रहे हैं, B की कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं अपन, C की कंसंट्रेशन को अपन क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, D की कंसंट्रेशन को अपन क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, ठीक है। फिर और देख लो, यही प्रेशर अपन बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम अपन बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अपन क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताना क्वेश्चन शुरू से यही चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एक डमी रिएक्शन लिख रहा हूं अब मैं, 2A प्लस B, इससे लिखा 3C प्लस D। ये मेरे पास है सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। अब थोड़ा ध्यान देना, टोटल मत देखो आप, केवल गैस देखो। तो प्लस P यहाँ आ जाएगा, प्लस V यहाँ आ जाएगा, और डेल्टा H नेगेटिव है तो प्लस E यहाँ आ जाएगा। देखो जो सॉलिड है उनका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो पहले सॉलिड वाले का, B का कोई इफेक्ट नहीं, फिर C का कोई इफेक्ट नहीं। अब बाकियों को देखो, इनको इंक्रीज करोगे फॉरवर्ड में, इन सब को इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड में। तो पहले इंक्रीज वाला देख लेते हैं। A को इंक्रीज करेंगे तो कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड में। ये प्रेशर को इंक्रीज करोगे फॉरवर्ड में, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे बैकवर्ड में। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते तो रिएक्शन कहाँ जाती? बैकवर्ड में, तो अभी कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। D को अगर इंक्रीज करते, D ये रहा,
इंक्रीज करते तो कहाँ जाती, बैकवर्ड में, अभी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। तो आप देखें इस तरीके से क्या है, बहुत इजीली अपन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। तो एक अच्छा कंसेप्ट है। और भी देखें इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको कुछ रिएक्शंस इसके लिए याद करनी पड़ेंगी। तो रिएक्शन जो कि आप मेमोराइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिजिकल स्टेट भी मेमोराइज करेंगे और डेल्टा एच। बाकी बहुत आसान सा है एक को छोड़ के। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, पहला हैबर्स प्रोसेस, तो आप याद करेंगे N2 + 3H2, इससे 2NH3 बन रहा है, ये गैस, और डेल्टा एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव। आप याद करेंगे कॉन्टेक्ट प्रोसेस, तो 2SO2 + O2, इससे बन रहा है 2SO3, ये गैस होगा, और डेल्टा एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव। आप देखें क्या बता रहा हूं। आप इसी तरीके से क्या है कि ये तो मैंने एक बात क्लियर कर दी, पहले मैं आपको सम अप करता हूं थोड़ा, अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं अपने। छोटी सी बात क्या है सम अप करने पे, इंक्रीजिंग में आपको दूर भागना है, दूर किस तरफ भागना है, इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, +P कहाँ ऐड करना है, जहां गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा, जहां +P ऐड किया उसके ठीक अपोजिट में +V, और एंडो और एक्सो के हिसाब से क्या करना है, +E, ठीक है। उस हिसाब से आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बहुत इजीली बता सकते हैं। रिएक्शंस याद करनी, जब आप 11th-12th की इनऑर्गेनिक याद कर लेंगे, ये दोनों क्या है 12th लेवल में P ब्लॉक में काम में आती है। अमोनिया फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस से होता है और डेल्टा एच इसका नेगेटिव होगा। वैसे देखो अमोनिया बन रहा है, बनने के प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, पर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता, इन जनरल ऐसा होता है, इसलिए बहुत इजी सी बात है। और भी आप रिएक्शंस और उनके डेल्टा एच का साइन मेमोराइज करेंगे। हालांकि मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो फाइनली साइन आपको सिर्फ एक ही जो रिएक्शन है उसका याद करना है, वो मैं बताऊंगा कौन सी रिएक्शन। यहाँ SO3 फॉर्म हो रहा है, आप बहुत ईजी वे में, NH3 जनरली ऐसा होता है, अमोनिया और SO3 बन रहे हैं तो डेल्टा एच का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। फॉर्मेशन में हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसी के बाद दो तो आपने क्या है ये रिएक्शन से याद करनी है। तीसरी रिएक्शन जो आप याद करेंगे, ये बहुत ही आसान सी तीसरी रिएक्शन, PCl5, इसका डीकम्पोजिशन PCl3 + Cl2, फिजिकल स्टेट भी याद करेंगे, ये गैस, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसी ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन है CaCO3, तो CaO + CO2 विथ फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड, ये भी क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर आप याद करेंगे NaNO3 का डीकम्पोजिशन, ये भी जनरली इस चैप्टर में बड़ी काम में आती है, तो ये NaNO2, ये सॉलिड प्लस ½ O2 गैस, ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप याद करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड या बाईसल्फाइड बोलते हैं, फिजिकल स्टेट क्या आ गई, सॉलिड, इससे जो बनेगा NH3 गैस प्लस H2S गैस, इसका भी डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये अभी सारी रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन, वहां जो दो लिखी थी वो फॉर्मेशन रिएक्शंस थी। 7th नंबर देखें, अमोनियम कार्बोनेट, तो ये अपने पास जो आएगा अमोनियम होल्टवाइज CO3, ये सॉलिड है, इससे क्या बनेगा आपके पास 2NH3, ये गैस हो गया, प्लस CO2 ये भी गैस हो गया, प्लस H2O क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इसका भी डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो ये सारी कैटेगरी, मतलब मेरा ये मानना है अगर आप 11th क्लास में तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, और अगर 12th और 13th में है या 12th पास है तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ठीक है। फिजिकल स्टेट भी कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, और डेल्टा एच आप देखें सारी रिएक्शन क्या है, डिकम्पोज होने के लिए हीट देनी पड़ेगी, मींस एंडोथर्मिक होगी, तो डेल्टा एच के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इससे पहले जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस और हैबर प्रोसेस लिखा था उसमें फॉर्मेशन हो रही थी, तो डेल्टा एच का साइन क्या था, नेगेटिव।
पर क्या है वो चीज हमेशा जरूरी नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये जो स्पेशल रिएक्शन है N2 प्लस O2, स्टूडेंट ये कहता है कि सर ये भी तो फॉर्मेशन रिएक्शन है, तो इसका डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए, पर ये डेल्टा H क्या आता है, पॉजिटिव आता है। आप इसको बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल मेमोराइज करें। एग्जैक्टली 11th वाले स्टूडेंट इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, वो सीधे सीधे याद कर ले। पर अगर अपन 12th के स्टूडेंट की बात करें या 12th पास की बात करें, तो देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि N2 और O2 के मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन्स कर रहे हैं, बॉन्ड टूटेंगे भी बनेंगे भी। अब जो इम्पैक्ट ज्यादा है, अगर टूटने का ज्यादा है तो डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बनने का ज्यादा है तो डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा। तो N2 प्लस H2 से जब अमोनिया बन रहा था तो क्या है, मैंने इजीनेस के लिए बोल दिया था, लेकिन क्या है कोई जरूरी नहीं होता। गैसियस रिएक्शन में आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवन ए सिंगल मॉलिक्यूल का डिकम्पोज हो रहा है तो भी आप जनरली प्रिडिक्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बनेंगे, तो कोई प्रिडिक्शन मेथड काम नहीं करेगा। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि अगर सॉलिड है और वो डिकम्पोज हो रहा है तो नो डाउट सॉलिड को डिकम्पोज करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, तो डेल्टा H का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको अपन आसान शब्दों में कंक्लूड करते हैं अगर इस चैप्टर की बात करें, क्योंकि इस चैप्टर में अपन डेल्टा H के साइन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन कुछ और पढ़ रहे हैं। मैंने जितनी रिएक्शंस लिख दी आपको, तो टोटल 7 + 8, तो 7 रिएक्शन में कोई डाउट नहीं। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव है, अगर फॉर्मेशन है तो नेगेटिव है। इस वाले केस को स्पेशल मानते हुए इसका डेल्टा H साइन पॉजिटिव आप याद करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्यों याद करवाया ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2 क्वेश्चन आप देखना बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, गिव फेवरेबल कंडीशंस फॉर हैबर्स प्रोसेस। देखो ये अपने आप में क्या है, ऑप्शन में आपको दे रखे होंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, अपने आप में कंप्लीट है इक्वेशन। पहली बात तो फेवरेबल का मतलब होता है प्रोडक्ट का ज्यादा बनना, तो आप सॉल्यूशन देखें। अब आपको हैबर प्रोसेस की रिएक्शन भी अपने आप याद होनी चाहिए, N2 + 3H2, इससे क्या लिखा 2NH3, और डेल्टा H का साइन नेगेटिव होगा ये भी याद होना चाहिए। डमी रिएक्शन लिखी मैंने, गैसियस मॉलिक्यूल इधर ज्यादा थे +P, ठीक इसके अपोजिट +V, और नेगेटिव है इसलिए +E यहां आ गया। अच्छा, अब आप ये बताओ, अगर इन सबको मैं इंक्रीज करूंगा तो मुझे पता है रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड में। अच्छा, इन सबको मैं अगर इंक्रीज करूंगा तो बैकवर्ड में जाएगी। तो मैंने कहा एक काम करता हूं ना, मेरे को तो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तो मैंने इन सबको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। इससे अब फायदा क्या हुआ, मैं बहुत इजीली बोल सकता हूं, इसको फेवर्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, वॉल्यूम क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो मेरे को N2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी चाहिए, H2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी चाहिए, अमोनिया की कंसंट्रेशन कम रखनी चाहिए। अब कम रखने के भी ऑप्शंस होते हैं, कि कम रखने के ऑप्शंस क्या हैं, एज अमोनिया इज फॉर्म्ड इट इज रिमूव्ड, ठीक, अमोनिया जैसे ही बनेगी उसको हटा लेंगे अपन। या फिर ये भी बोलते हैं अपन HCl एक्वस इज यूज्ड, भाई अमोनिया बनी तो वो HCl एक्वस से रिएक्शन करके क्या बना लेगी, NH4Cl, तो इसका मतलब उस इक्विलिब्रियम से क्या हटती जाएगी, अमोनिया। और कोई ये जरूरी नहीं है HCl, अगर आपने H2S गैस भी ली तो भी वो NH4HS बना के उस इक्विलिब्रियम से हट जाएगी। तो कोई भी आप अगर एसिड लेते हैं, मतलब अगर एसिड को यूज में लेते हैं तो वो अमोनिया को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये बकायदा आपसे पूछा जाएगा कि जो हेबर्स प्रोसेस है वो फेवरेबल कब होता है। मान लो प्रेशर का ही पूछा तो अपन कहेंगे हाई प्रेशर होना चाहिए, आपसे पूछा टेम्परेचर तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, वॉल्यूम बोला तो अपन कहेंगे भैया यूं समझ लो, प्रेशर की टर्म्स में समझ लो, या अपने को कंटेनर का वॉल्यूम कम से कम रखना चाहिए, ठीक है। N2H2 की कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होनी चाहिए, भाई रिएक्टेंट है नो डाउट सप्लाई होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अमोनिया बनते ही अपन हटा लें, अब उसको हटाने के कई तरीके हो सकते हैं। सिमिलरली यही क्वेश्चन आपको मच बेटर समझ में आएगा,
यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फेवरेबल कंडीशंस फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। बाई चांस की बात है कि उसकी स्टोइशियोमेट्री भी कुछ इसी की तरीके से, इसलिए रिजल्ट सेम आ जाता है। ये रिएक्शन होती है 2SO2 प्लस O2, इससे बनता है आपके पास 2SO3 और डेल्टा H का साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इस कारण से क्या है, इसकी डमी रिएक्शन बनाओगे तो पहली बात तो प्लस P यहाँ आ गया, प्लस V यहाँ आ जाएगा और प्लस E यहाँ आ जाएगा। तो ये सारी चीज तो अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और ये सारी चीज क्या करेंगे, डिक्रीज। तो क्या है, SO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, SO3 की कंसंट्रेशन कम या बनते ही हटा लें। प्रेशर आपको हाई रखना पड़ेगा, वॉल्यूम आपको कम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर कम। ऐसा करने से क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसके अंदर SO3 का फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे ये पूछा जाता है, मतलब ये एक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है। फॉर डीकम्पोजिशन of H2 molecule into atom, the favorable condition are, देखो, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, डी दे रखा है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। देखो, अगर इसमें वो दोनों बातें पूछ लेता है कि आप रिएक्शन भी अपने आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते, और दूसरी बात ये भी पूछ लेता है कि भाई आपको जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है उसका आइडिया है या नहीं। सॉल्यूशन की बात करें तो अगर आपको रिएक्शन आती है तो बात वहीं अपन सॉल्व कर सकते हैं भाई, और वैसे भी बहुत जनरल सा है। H2 मॉलिक्यूल को एटम्स में तोड़ोगे 2 हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे, ये 2 हैं तो प्लस P यहाँ आ जाएगा, प्लस V यहाँ आ जाएगा। टेम्परेचर की बात करें मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो प्लस E यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो, रिएक्शन को फॉरवर्ड में भेजना है तो टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। प्रेशर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड में जाएंगे तो प्रेशर क्या होना चाहिए, आपका प्रेशर लो प्रेशर होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो आप कुल मिला के देखें, अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको 2 काम करने, एक तो ये केमिकल रिएक्शन से याद करनी है, आपको यूटिलिटी भी समझ में आई होगी। केमिकल रिएक्शन सर क्यों बोल रहे हैं ऐसा याद करने को, ये इसलिए याद करना है क्योंकि क्या है, सीधे हैबर्स प्रोसेस का नाम ले लिया जाता है, या कई बार किसी रिएक्शन में डेल्टा H नहीं दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि अच्छा चलो, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक अपन ये बोल सकते हैं कि जो भी रिएक्टेंट साइड में उसको इंक्रीज कर दो और जो प्रोडक्ट साइड में उसको डिक्रीज कर दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखते हैं पापा। अब इसके बाद देखें, आप 2 क्वेश्चन में ले रहा हूं जो कि बड़े ही एग्जाम ओरिएंटेड है और कंसेप्चुअली भी हैं और आपको रिवाइज भी करने चाहिए। तो एक क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये है क्वेश्चन आपसे, ये रिवीजन, ठीक है मैं रिवीजन लिख रहा हूं, आपको दे रखा है 2SO2 प्लस O2, इससे दे रखा है 2SO3 और डेल्टा H का साइन दे रखा है नेगेटिव। आपको ये ग्राफ दे रखा है, ये और ये T1 दे रखा है, ये T2 दे रखा है, ये T3 दे रखा है, इधर दे रखा है परसेंटेज यील्ड ऑफ SO3। ठीक है, इधर आपको रिएक्शन का प्रोपोगेशन दे रखा। ठीक है, आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ T1, T2 एंड T3। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो मुझे पता है कि डेल्टा H नेगेटिव, तो अगर रिएक्शन लिखूं मैं 2SO2 प्लस O2, इससे 2SO3 प्लस E इस तरफ आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो SO3 कम बनेगा। इसका मतलब जो परसेंटेज यील्ड है, मैं सीधे ये बोल सकता हूं SO3 वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर आ रहा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो SO3 कम बनेगा। अब मैं देखता हूं T3
T3 पे SO3 सबसे ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है तो टेम्परेचर सबसे कम हो गया, इसका मतलब T3 कम हो गया T2 और T1, तो फाइनली आपके पास क्या है, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेन तो डेल्टा एच है। स्टूडेंट क्या है कि ग्राफ देख के थोड़ा सा लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, आसान सा क्वेश्चन। आप देखें इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें आप, ये भी रिवीजन लायक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूं और रिवीजन भी लिख रहा हूं, ठीक। आपको दे रखा है ए बी बी, ये गैसियस रिएक्शन है, ये भी गैस है। फिर ये दे रखा है सी, ये भी गैस है, प्लस डी, ये भी गैस है। इसने बता रखा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर reaction goes in backward direction. And by decreasing the pressure, reaction goes in forward direction. Then correct statement is A plus B greater than C plus D, delta H negative. B ऑप्शन दे रखा है A plus B greater than C plus D, delta H is equal to positive. C ऑप्शन दे रखा है A plus B C plus D, delta H is equal to negative. D ऑप्शन दे रखा है A plus B C plus D, delta H is equal to positive. यहां सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप सभी ध्यान से देख रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और खास बात कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, बहुत आसान से थे। हाँ, ये आपको मैंने लिखा हुआ है ऊपर इंपॉर्टेंट और रिवीजन, ठीक है। पूरा नहीं, लेकिन आधा पार्ट इसका कोई एक चीज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। आप ध्यान दें आप सॉल्यूशन पे, भाई आपने लिखा ए ये ए प्लस बी और ये लिखा सी प्लस डी। तो पहली बात कर रहा है ये टेम्परेचर की। मैंने कहा मुझे पता तो है नहीं रिएक्शन एंडो है या एक्सो, मैंने तो हिट एंड ट्रायल मेथड, मैंने मान लो प्लस ई यहां लगा दिया। मैंने कहा भाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जानी चाहिए थी, इसका मतलब मैंने क्या है प्लस ई गलत जगह लगाया। मैं अब इसको करेक्ट करता हूं, प्लस ई यहां लगाया। अब ये स्टेटमेंट सही हो गया, देखो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब मैंने प्लस ई सही लगाया, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दें आप, इसके बाद बात करें कि जो प्रेशर की बात करें, तो अब इसमें भी क्या करता हूं मैं, एक डमी रिएक्शन आपको इजीनेस के लिए क्या है, मैं ढंग से, भाई इसने कहा कि भाई डिक्रीजिंग प्रेशर, मान लो मैंने प्लस पी यहां लगा दिया, पी यहां लगाया, तो अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में, तो ये कह रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड। तो अगर मैं प्रेशर कम करूंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड में। तो ये बात बाई चांस की बात है कि सही हो गई, अगर ये सही नहीं होती तो नो डाउट प्लस पी इधर आ जाता। अब प्लस पी इधर आ रहा है तो मुझे पता है प्लस पी कहां आता है, जहां गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, तो ए प्लस बी से ज्यादा क्या आ गया, सी प्लस डी। तो ए प्लस बी से सी प्लस डी ज्यादा होगा और डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे, अच्छे क्वेश्चन, आप ध्यान दें इस पर। अब इसके बाद क्या अपन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं और फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले इसको ढंग से समझते हैं। तो अपन हेडिंग लिखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ
ली चैटेलियर प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ये हेडिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम पे आपको ली चैटेलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस की बात करनी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझेंगे क्या है इसके अंदर। पहले बात कर लें अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, आप इस बात को ढंग से समझना। फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे H2O लिक्विड है तो फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। H2O गैस है, H2O गैस है, इससे क्या आ रहा है आपके पास, H2O लिक्विड है, या अपन ये कहें H2O सॉलिड है, इससे क्या आ रहा है, H2O लिक्विड आ रहा है। या फिर अपन बोले जैसे I2 सॉलिड है, इससे क्या आ रहा है आपके पास, I2 गैस आ रहा है। और एग्जांपल देखें अपन, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, जैसे मान लो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, तो इससे कार्बन का क्या आ रहा है आपके पास, डायमंड फॉर्म आ रहा है। तो ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब या तो क्या हो फिजिकल स्टेट में चेंज आए, फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, या फिर एक क्या हो कि मतलब केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है आप ये मान लें कि केमिकली कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे CaCO3 है, इससे बन रहा है आपके पास CaO प्लस CO2 कि सर सॉलिड गैस में बदल रहा है, पर ये तो केमिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। कंपाउंड अगर CaCO3 से CaCO3 ही रहता तब वो कौन सा होता आपके पास, फिजिकल इक्विलिब्रियम। अभी ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, इसमें जो अपन इफेक्ट पड़ेंगे वो मेनली प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। तो अपन कहते हैं बाई अप्लाइंग प्रेशर, बाई अप्लाइंग प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होता है वो समझेंगे आप। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम हायर वॉल्यूम टू लोअर वॉल्यूम। तो हायर वॉल्यूम से किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लोअर वॉल्यूम की तरफ। भाई बहुत आसान सा है, आप यूं समझ लें, भाई आपने क्या कर रखा है, एक इस तरीके से पिस्टन लगा रखा है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो मान लो, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो कम होगा, तो वॉल्यूम जो V2 से V1 की तरफ जाएगा, वॉल्यूम में क्या आएगा, डिक्रीज। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की तरफ। अगर प्रेशर कम करोगे तो लोअर से हायर की तरफ। तो आप तो एक चीज ध्यान रख लो कि मेन क्या है कि ये वाली बात कि हायर वॉल्यूम से इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, लोअर वॉल्यूम की तरफ। ठीक, मेन यही कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट यही है जिसकी हेल्प से अपन पूरे इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखें इसकी एप्लीकेशन में पहला, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला क्या आता है आपके पास, बाई अप्लाइंग प्रेशर, बाई अप्लाइंग प्रेशर द melting point of solid sulfur increases। देखो बड़ा आसान सा, ये सल्फर सॉलिड था, ये सल्फर क्या था आपके पास, लिक्विड था। ठीक है, ये पहले मेल्टिंग पॉइंट था। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो अगर अपन पुरानी थ्योरी को, जो इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे थे, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड पे आप क्या बोलते सर, प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, जो बिल्कुल गलत हो जाता कि सर यहाँ गैसियस टर्म ही नहीं है तो प्लस पी कहीं लगाएंगे ही नहीं, तो प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। आप क्या बोलोगे, ये वॉल्यूम तो क्या है आपके पास, लेस वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या है, मोर वॉल्यूम है। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, जो लिक्विड है प्रेशर अप्लाई करने से वो लिक्विड वापस किस में बदल रहा है, सॉलिड में। तो एक फिक्स अमाउंट के सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए आपको पहले की तुलना में क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। आप यूं भी समझ सकते हैं, आप देखो इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसा समझ सकते हैं, ये लिक्विड है, ठीक है, मुझे पता है
सॉलिड को लिक्विड में बदलने की रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। प्रेशर बढ़ाने के कारण क्या होगा, इंपैक्ट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब रिएक्शन को वापस फॉरवर्ड में भेजना है आपको, सेम करना है आपको, सेम सॉलिड को सेम लिक्विड में बदलना है, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपन कह रहे हैं कि जो उसका टीएम है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, अगर पहले मान लो 170 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब बढ़ के क्या है 190 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी बिहाफ पर आप वाटर का भी बोल सकते हैं। तो आप देखें सेकंड एप्लीकेशन देखें, बाय अप्लाइंग प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर कुकर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। प्रेशर कुकर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी आपको समझ में आएगी बात। देखो वाटर लिक्विड की बात करें, वाटर लिक्विड अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो पहले कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये वाटर गैस, देखो जहां गैस आ रहा है वहां तो वैसे भी समस्या नहीं, फिर भी अपन वॉल्यूम से बात करें तो ये वॉल्यूम क्या है आपके पास, कम है, ये वॉल्यूम क्या है, मोर है। तो रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। इस बात को आप ध्यान से समझें, बैकवर्ड में जाएगी। या प्लस पी, यहाँ जो पुरानी थ्योरी चल रही थी उसके अकॉर्डिंग प्लस पी यहाँ लगा देते तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। अब रिएक्शन को वापस इधर भेजने के लिए मुझे प्लस ई इस तरफ आएगा, या ये कहें कि पहले की तुलना में अब जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो ज्यादा देना पड़ेगा, वो लगभग 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आपको पता है जो प्रेशर कुकर है भाई, प्रेशर कुकर में क्या होता है आप ध्यान दो, ये प्रेशर कुकर है आपके पास, ठीक भाई। जब क्या रहता है, ये ओपन कंटेनर रहता है, तो ओपन कंटेनर के अंदर क्या रहेगा, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो कितना है 180 एम, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाएगा गैसेस का, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे जो गैसेस हैं वो वापस किस में बदलने लगेंगी, लिक्विड में। अब लिक्विड को वापस गैस में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले की तुलना में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो नया जो बॉइलिंग टेम्परेचर आता है वो कितना हो जाता है, 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो यहाँ आलू पड़े तो इनका जो कांटेक्ट टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब कांटेक्ट टेम्परेचर अगर 130 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है तो उनका जो कुकिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि प्रेशर कुकर में कुकिंग टाइम रिड्यूस होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि प्रेशर कुकर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली थ्योरी क्या चल रही है, आप सारी थ्योरी पे ध्यान देंगे। ये सारी बात चल रही है कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन फिजिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे, वहां शायद आपको इतना बेटर समझ में नहीं आएगा। पर इस एग्जांपल की बात देखें, अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखूं तो उसमें तो ये हो रहा था कि प्रेशर का जनरली कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था, पर अब प्रेशर क्या बढ़ाने पर हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम इस तरफ जाएगा रिएक्शन, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, आप देखें आप आगे इसी के बाद जो थर्ड नंबर है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। तो थर्ड नंबर को मैं वैसे भी लिखता हूं उसको स्पेशल केस, स्पेशल केस और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या है, बाय अप्लाइंग प्रेशर द फ्रीजिंग पॉइंट या कह लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वाटर सॉलिड कह लो, डिक्रीजेस। आइस का आपको पता है,
अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या रीजन है उसको आप ढंग से समझना। देखो, अगर अपन बात करें कि इक्विलिब्रियम कौन सा आएगा, H2O सॉलिड, और ये आपके पास आएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट H2O, क्या लिखोगे आप, लिक्विड। अब ध्यान देना, इस इक्विलिब्रियम में जो H2O सॉलिड था भाई, इसमें स्पेशल क्या होता है, स्पेशल केस टाइप स्ट्रक्चर होता है, केस टाइप स्ट्रक्चर। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका वॉल्यूम तो क्या होता है, सॉलिड होते हुए भी, बेटा यही खास बात है, इसका सॉलिड होते हुए भी वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ, मतलब क्या होगी, इस तरफ शिफ्ट होगी। जबकि प्लस एनर्जी की बात करें तो इस तरफ थी। रिएक्शन को वापस यहां लाने के लिए आपको जो टेम्परेचर है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। या कह दें कि अपन प्रेशर जो है वो क्या काम कर रहा है, वो एक तरीके से सपोर्टिंग है। ज्यादा प्रेशर डालने पर क्या हो रहा है कि अपने आप ही सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। अगर सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि अब आपको पहले की तुलना में कम हीट देनी पड़ रही है, किसको, जो आइस है उसको मेल्ट होने के लिए। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर अपन आगे बात करें तो क्या होगा, ध्यान देना। देखो, खास बात क्या है कि जो सॉलिड है उसको अपन किस में बदल रहे हैं, लिक्विड में। यही मेल्टिंग पॉइंट है। प्रेशर क्या कर रहा है, हेल्पिंग हैंड है, वो हेल्प कर रहा है सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको पहले की तुलना में क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर है वो कम देना पड़ेगा। तो उसका जो फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन की बात करें, जो कि सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अपन कहेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवर्ड बाय, ए ऑप्शन दे रखा है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। सी दे रखा है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। डी दे रखा है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आप ध्यान देना, आइस का मेल्ट होना, इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या आएगा, H2O सॉलिड से क्या आएगा, H2O लिक्विड आएगा। ठीक है भाई, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। फेवरेबल कंडीशन ये है कि आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड में भेजना है, सोचने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर तो हाई होना ही चाहिए। अब मुझे पता है कि ये वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम मोर है और ये वॉल्यूम क्या है, लेस है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो हाई टेम्परेचर के साथ क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। इसी तरीके से दूसरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर H2O लिक्विड इज फेवर्ड बाय, तो ये किससे फेवर्ड हो रहा है, वापस इसने ऑप्शन दिया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, डी इसने दे दिया लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। देखो, सिमिलर ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा आपके पास H2O लिक्विड, ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन। H2O लिक्विड से क्या आएगा, H2O गैस आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, प्लस E यहाँ आएगा प्लस P यहाँ आएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जानी चाहिए। फॉरवर्ड में जाने के लिए आप टेम्परेचर तो क्या रखोगे, हाई, प्रेशर जब कम रखोगे, क्योंकि ज्यादा रखोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। तो प्रेशर क्या रखना पड़ेगा आपको, लो प्रेशर रखना पड़ेगा। ये तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, पर इसमें एग्जैक्टली लगता फिजिकल इक्विलिब्रियम है। तो ये क्या है, वॉल्यूम क्या है, मोर है, ये वॉल्यूम क्या है, लेस है।
तो आपको पता है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, तो आपको प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, कम। तो जो वाटर का वेपोराइजेशन है वो किस पे फेवर्ड होगा, हाई टेम्परेचर। और मतलब जनरल सोचने से भी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपोराइजेशन बढ़ेगा, आप वैक्यूम जितना क्रिएट करोगे उतना ही इजीली क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। तो हाई टेम्परेचर और क्या रखना चाहिए, लो प्रेशर। फिर आप देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट, जनरली स्टूडेंट क्या कर देता है, कई बार गलत आंसर दे देता है। जैसे मान लो आपको दे रखा है कार्बन डायमंड और ये दे रखा है आपको कार्बन ग्रेफाइट, ये आपको डेंसिटी दे रखी है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बाई अप्लाइंग प्रेशर रिएक्शन गोज, ठीक है। भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो ऑप्शन दे रखा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, बी ऑप्शन दे रखा है बैकवर्ड डायरेक्शन, सी ऑप्शन दे रखा है नो चेंज, ठीक। देखो मैं आपको बता दूं, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं सर नो चेंज, कि सर ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, कि हमने ऐसा पढ़ा है कि सॉलिड में जब भी अपन इक्विलिब्रियम पे कोई इंपैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, लेकिन अपन ये कह रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पहचानो आप, इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये वाला इक्विलिब्रियम है आपके पास फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम पहचानना है। तो आप देखें सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन, तो अपन ये कहें डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर डेंसिटी V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। कार्बन डायमंड और कार्बन ग्रेफाइट की बात करें तो आप देखो इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है इसकी डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या हो गया, ये वॉल्यूम तो क्या हो गया, लेस हो गया, ये वॉल्यूम क्या हो गया, मोर हो गया। तो आप जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, भाई अप्लाइंग प्रेशर, तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे आप तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। क्या केस है कि अगर आप आइस को प्रेशराइज कर रहे हो तो उसका मेल्ट इजीली होगा। इजीली मेल्ट होने का मतलब क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट पहले की तुलना में कम हो जाएगा। आप ध्यान दें कि आइस का जो मेल्ट होना है वो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या फेवर्ड कर सकते हैं, भाई आप टेम्परेचर, मतलब कई बार क्या होता है चीजें वैसे कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं पर आप बहुत आसान तरीके से देखो, अगर आइस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ज्यादा मेल्ट होगा। यहाँ भी वेपोराइजेशन क्या है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपोराइजेशन, तो टेम्परेचर कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब अपन ये कह रहे हैं प्रेशर, तो प्रेशर में क्या है, आइस वाले केस में स्पेशल है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आइस क्या होगा कि उसमें क्या है, एम्प्टी स्पेस होता है, तो वो इजीली क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। जबकि इस वाले में क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस वापस किस में बदलेगी, लिक्विड में। तो अगर आप वेपोराइजेशन ज्यादा करना चाहते हो तो आपको प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, लो। पर क्या है आप, मतलब फिर भी इसमें क्या, अगर आप सोच नहीं पा रहे तो इस तरीके से लिख के कि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन ज्यादा वॉल्यूम से, हायर वॉल्यूम से कहां जाएगी, लोअर वॉल्यूम की तरफ, तो ये कंसेप्ट लगाते हुए क्वेश्चन सही हो जाएगा। डायमंड ग्रेफाइट सॉलिड देख के स्टूडेंट कहता है नहीं सर ये इक्विलिब्रियम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा प्रेशर का, नहीं ऐसा नहीं है। डेंसिटी से डिसाइड करेंगे, वॉल्यूम से डिसाइड करेंगे कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है।